सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो चर्चा का जो टॉपिक है वो है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसकी हम बात करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है मार्क्स के दर्शन का मूल आधार है। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है बीए थर्ड ईयर में जो पुस्तक चलती है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसके सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा एमए प्रवेश के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो राजनीतिक विचारों का इतिहास है, पश्चिमी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, उसके सिलेबस का भी ये बिंदु है। मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट ईयर में भी जो मार्क्सवादी विचारधारा चलती है बीए फर्स्ट ईयर में, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो आपको देखना है मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में। आइए चर्चा करते हैं। दरअसल मार्क्सवाद जो है, मार्क्स के विचारों का जो समन्वय है, मार्क्स के जो सिद्धांत है उनका समन्वय ही मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्सवाद के प्रमुख 4 सिद्धांत हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है इतिहास की आर्थिक व्याख्या, तीसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दरअसल ये जो द्वंद्वात्मक का जो विचार है ये मार्क्स ने हीगल से लिया है और भौतिकवाद का विचार फायरबाख से ग्रहण किया है और इन दोनों में समन्वय करके उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है। कई बार पूछा जाता है कि द्वंद्वात्मक पत्ति मार्क्स ने किससे ग्रहण की ही? हीगल से की है और भौतिकवाद का विचार उसने फायरबाख से लिया है। दरअसल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर मार्क्स के दूसरे विचार क्रम से खड़े किए गए हैं। मार्क्स ने कहा था कि यह सिद्धांत साम्यवादियों के लिए एक दिशा निर्देश यंत्र है। कम्युनिस्ट के लिए ये एक दिशा निर्देश यंत्र है जिसका प्रयोग करके साम्यवादी जो है अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन की दिशा तय करेंगे। उन्हें पता पड़ेगा कि उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां किस दिशा में चल रही हैं और भविष्य किस आकार में स्वरूप ग्रहण करेगा। उन्होंने कहा था कि इससे हर साम्यवादी न केवल अपना सही दृष्टिकोण अपना सकता है बल्कि सामाजिक घटनाएं जो घटित हो रही हैं उनके अंतर में क्या उसकी गति को पहचान सकता है। ये जान सकता है कि सामाजिक घटनाएं किस दिशा में हो रही हैं और भविष्य में उसका विकास किस दिशा में होगा। तो इसमें जो शब्द है द्वंद्वात्मक, द्वंद्वात्मक शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार ये सृष्टि आगे बढ़ रही है। और भौतिकवाद ये बताता है कि इस सृष्टि का मूल तत्व भौतिक पदार्थ है, उत्पादन संबंध है, अर्थव्यवस्था है। तो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की बात सबसे पहले करते हैं। मार्क्स का द्वंद्वात्मक मैंने जैसा कि बताया हीगेल की द्वंद्वात्मक पत्ति पर आधारित है, लेकिन उसकी द्वंद्वात्मक से बिल्कुल ये उल्टा है। मार्क्स खुद कहता था कि मेरी जो द्वंद्वात्मक पत्ति है वो हीगेल की द्वंद्वात्मक पत्ति से न केवल भिन्न है बल्कि उससे उल्टी है। उल्टी कैसे है कि हीगेल ये कहता था कि जो विचार है, चिंतन जो है, आत्मा का जो तत्व है, आध्यात्मिकता जो है, वो इस सृष्टि का मूल आधार है। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो मानव के चिंतन का ही वास्तविक स्वरूप है। वो कहता था कि ये संपूर्ण जगत विश्व आत्मा की कर्मिक अभिव्यक्ति है। यानी वो चिंतन को, चेतना को, विचार को महत्वपूर्ण पदार्थ मानता है, लेकिन कार्ल मार्क्स जो है विचार को महत्वपूर्ण नहीं मानता। वो भौतिक जगत को महत्वपूर्ण मानता है, उत्पादन के साधनों को महत्वपूर्ण मानता है। वो कहता है कि उत्पादन संबंधों पर ही ये संपूर्ण विश्व खड़ा है। ये संपूर्ण विश्व भौतिक जगत का वास्तविक बाह्य स्वरूप मात्र है। यानी वो अर्थव्यवस्था को और उत्पादन संबंधों को महत्व देता है। तो हीगेल के यहाँ द्वंद्वात्मक या मार्क्स के यहाँ जो हीगेल का द्वंद्वात्मक है वो सिर के बल खड़ा है। हीगेल ये कहता था कि समाज की जो प्रगति है वो सीधे रास्ते से नहीं हुई है बल्कि टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसके 3 अंग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। मार्क्स ये कहता है कि वाद समाज की साधारण स्थिति होती है। कोई भी वस्तु होती है, शुरू में उसके अंदर कोई विरोध नहीं पाया जाता, लेकिन उस वस्तु से, उस वाद से असंतुष्ट होकर उसका प्रतिवाद उत्पन्न होता है। ये पहले जो प्रतिवाद की स्थिति है वो वाद से अधिक प्रगतिशील होती है। फिर प्रतिवाद का भी विरोध उत्पन्न हो जाता है और वाद और प्रतिवाद के संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नया विचार अस्तित्व में आता है जिसे हीगेल कहता है संवाद। संवाद सबसे प्रगतिशील अवस्था है। आगे चलकर इस संवाद का, इस सिंथेसिस का भी एक वाद उत्पन्न हो जाता है, उसका विरोध उत्पन्न होता है, फिर प्रतिवाद होता है, फिर संवाद उत्पन्न होता है, उस संवाद का फिर वो एक वाद में बदल जाता है, उसका फिर प्रतिवाद होता है।
यानी उसका निषेध उत्पन्न होता है, उस निषेध का भी फिर निषेध उत्पन्न होता है, जिसे निषेध का निषेध कहते हैं। तो सृष्टि के अंदर कोई भी विचार, कोई भी वस्तु या कोई भी अवस्था जो होती है वो हमेशा स्थायी नहीं होती, उसका विरोध होता है। विरोध के परिणाम स्वरूप उसका प्रतिवाद अस्तित्व में आता है, उसका भी फिर विरोध उत्पन्न होता है, तो अधिक प्रगतिशील अवस्था आती है संवाद, फिर उसका प्रतिरोध होता है, फिर वो वाद में बदल जाता है, फिर प्रतिवाद, फिर नींव से हुआ है। मार्क्स ने इसके लिए एक उदाहरण दिया है, जैसे गेहूं का दाना लीजिए। गेहूं का दाना वाद है, उसको आप जमीन में बो देते हैं, वो अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। तो पहले वो केवल गेहूं का एक छोटा सा दाना था, अब वो एक अधिक विकसित अवस्था में बदल गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवाद कहते हैं। वो गेहूं का दाना जो है पौधा बन जाता है, पौधा उससे अधिक अच्छी अवस्था है। फिर पौधा जो है उसके अंदर बालियां आ जाती हैं, वो सूख जाता है और उस बाली में अनेक गेहूं के दाने उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो संवाद है, यानी वो सबसे प्रगतिशील अवस्था है। तो गेहूं का एक दाना अनेक दानों को जन्म दे देता है। तो जो संवाद की स्थिति है वो पहली स्थितियों की बजाय, गेहूं के दाने और उस पौधे से बजाय जो गेहूं की बाली में अनेक दाने पकते हैं, वो संवाद की स्थिति है, वो अधिक प्रगतिशील है, वो अधिक विकसित है। उन गेहूं के दानों को फिर ज़मीन में बोते हैं, उससे फिर पौधे बनते हैं बहुत सारे, और उनसे फिर खूब सारे गेहूं होते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो वाद, फिर प्रतिवाद और फिर संवाद। पहली अवस्था की बजाय दूसरी अवस्था अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। जैसे कोई एक अंक है, उसका प्रतिवाद ए है, और दोनों का जो संवाद है वो ए स्क्वायर हो जाता है। ये बताया जाता है कि वाद और प्रतिवाद की तुलना में जो संवाद होता है वो गुणात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक जीवन की जो अवस्थाएं हैं उनको भी इसी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से समझ सकते हैं। जैसे पूंजीवादी अवस्था जो है वो वाद है। उस पूंजीवादी अवस्था के अंदर जो श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी कदम उठा के क्रांति करके सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित कर देता है, वो प्रतिवाद है। धीरे धीरे पूंजीवादी तत्व जो है वो नष्ट कर दिए जाते हैं, सभी लोग मेहनत करके कमा के खाते हैं, श्रमिक वर्ग की सत्ता होती है, सब लोग कामगार होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो एक और बेहतरीन अवस्था आ जाती है जिसे संवाद कहते हैं। तो साम्यवाद की अवस्था को वह संवाद कहता है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट करता है मार्क्स कि द्वंद्वात्मक पत्ति जो है वो विरोधी तत्वों में, इस सृष्टि का विकास विरोधी तत्वों में संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ है, और ये संघर्ष जब तक चलता रहता है जब तक कि विचार का आदर्श स्वरूप नहीं प्राप्त हो जाता और आंतरिक विरोधों से वह मुक्त नहीं हो जाता। एंगल्स ने कहा है कि द्वंद्वात्मक मानव समाज और चिंतन के विकास और गति के सामान्य नियमों का विज्ञान है। तो ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से हमने देखा कि मार्क्स स्पष्ट करता है कि सृष्टि का विकास कैसे हुआ है। अब हम बात करते हैं भौतिकवाद की। मार्क्स ने भौतिकवाद का सिद्धांत फायरबाख से ग्रहण किया है। दरअसल भौतिकवाद को अपनाकर वह हीगेल के विरोधी विचार देता है। हीगेल एक आदर्शवादी विचारक था। हीगेल ये मानता था, जैसा मैंने आपको बताया, कि विचार यानी चेतना वो सृष्टि का मूल तत्व है, और उस चेतना की अभिव्यक्ति ही हमें संसार के रूप में दिखाई देती है। कई बार पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, कई बार आता है कि संसार विश्व आत्मा की कर्मिक अभिव्यक्ति है। ये किसका कथन है? ये हीगल का कथन है। वो कहता है कि विश्व एक दैवीय आयोजन है, विश्व आत्मा, चेतना, विचार ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मार्क्स कहता है, जिसने दास कैपिटल पुस्तक में कहा है, कि मेरी द्वंद्वात्मक पत्ति हीगेल से न केवल भिन्न है बल्कि उससे उल्टी है। हीगेल कहता था कि विचार ही संपूर्ण जगत का रचयिता है, वास्तविक संसार का सृजन करता है। लेकिन मार्क्स कहता है कि विचार नहीं बल्कि भौतिक पदार्थ, वस्तु, उत्पादन के संबंध, अर्थव्यवस्था, ये ही मानव मस्तिष्क में प्रतिबंधित होते हैं। पैसा, धन, भौतिक वस्तु ये मानव मस्तिष्क में प्रतिबंधित होती है और उसी के अनुरूप उसका चिंतन निर्धारित होता है। तो वस्तु महत्वपूर्ण है, भौतिक संसार मानव मस्तिष्क से प्रतिबंधित होता है और चिंतन में बदल जाता है। तो मार्क्स ने भौतिक पदार्थों को अधिक महत्व दिया है कि भौतिक पदार्थों की परछाई मात्र है विचार। तो ये संसार भी भौतिक पदार्थों की परछाई मात्र है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ये जो विचार है ये प्रगतिवादी है, उसकी प्रकृति भौतिक है, आत्विक नहीं है। मार्क्स ये कहता है कि विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ हैं, और भौतिक तत्वों और पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वो उनके आंतरिक स्वभाव के द्वारा होता है। ये जो विकास दिखाई देता है ये विकास भौतिक पदार्थों में अंतर्विरोध का परिणाम है, उत्पादन के संबंधों में अंतर्विरोध का परिणाम है, अर्थव्यवस्था के संबंध जो हैं, आर्थिक आधारों के अंदर जो संबंध है जिनमें अंतर्विरोध होता है, उसका परिणाम ये जगत है। मार्क्स कहता है
कि ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मानव इतिहास का अटल और अपरिवर्तन नियम है। इनएक्सोरेबल लॉ ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री उसे कहता है कि संपूर्ण विश्व का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से हुआ है और उसके मूल में है भौतिक पदार्थ। हम पढ़ते भी हैं, महाभारत में कहा गया है, गीता उपदेश जब दिया था तो उसमें कहा गया था, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सर्वम कांचनम आश्रयन्ते, अर्थात सब किसकी शरण लेते हैं? धन की शरण लेते हैं। तो धन, उत्पादन के साधन, अर्थव्यवस्था, यही संपूर्ण संसार का आधार है। मार्क्स के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है, इसमें घटनाएं और वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित हैं। भौतिक जगत में जब परिवर्तन होते हैं तो सामाजिक जगत में भी परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों का कारण, समाज में जो हमें परिवर्तन दिखाई देता है, समाज के उस परिवर्तन का कारण जो है कोई ईश्वर या दैवीय सत्ता नहीं है, बल्कि भौतिक परिस्थितियों में जब परिवर्तन आ जाते हैं, उत्पादन के साधनों में, धन उगाही के साधनों में जब परिवर्तन आ जाता है तो संसार में भी परिवर्तन आ जाता है। यानी जिनका उत्पादन के साधनों पर कब्जा होता है उनका समाज की व्यवस्था पर भी कब्जा होता है। उत्पादन के साधन बदलते हैं, समाज के संबंध भी बदल जाते हैं। हमारे यहाँ भी कहा गया कि माया तेरे तीन नाम, परसा, परसी, परिश्राम, यानी व्यक्ति की इज्जत उसके धन के अनुसार बढ़ती चली जाती है। जिसके पास अधिक धन है उसका समाज की राजनीति, कानून और समाज पर दबदबा रहता है, धर्म पर भी उसका दबदबा माना जाता है। तो भौतिक जगत द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा करता है। राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा का एक उसके अंदर मार्क्स लिखते हैं कि अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य निश्चित उत्पादन संबंधों से बंधे रहते हैं। ये उत्पादन संबंध मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र होते हैं और अनिवार्य होते हैं। इन उत्पादन संबंधों में जब बदलाव आता है तो समाज में भी बदलाव आता है। इन उत्पादन संबंधों का कुल योग ही हमारा समाज है। ये वो आधार है जिस पर कानूनी और राजनीतिक ढांचा खड़ा होता है। यानी उत्पादन के साधनों पर जिसका कब्जा है उसका इस देश के कानूनी, इस विश्व के कानूनी और राजनीतिक ढांचे पर भी कब्जा होता है। समाज की चेतना भी उसी उत्पादन संबंधों से निर्धारित होती है। मनुष्य की चेतना भौतिक जगत के अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि भौतिक जगत का अस्तित्व है, भौतिक पदार्थ ही समाज उसकी चेतना को निर्धारित करते हैं। वो कहता है कि विकास की एक खास मंजिल पर पहुंच के ये जो उत्पादन के जो साधन है इनमें एक टकराव उत्पन्न होता है। इस टकराव के परिणाम स्वरूप ये उत्पादन संबंध जो हैं वो एक बेड़ियों में बदल जाते हैं और क्रांति का सूत्रपात होता है। ये क्रांति अनिवार्य रूप से घटित होती है। भौतिक जीवन के इस अंतर संबंधों के आधार पर, उत्पादन के अंतर संबंधों के आधार पर ही हम इस समाज को समझ सकते हैं। जैसे जमींदारी प्रथा का युग होता है। किसान जो थे वो खेती हर थे, जमींदारों का बड़ी बड़ी भूमियों पर कब्जा था। तो जमींदारों का ही उस समय के समाज पर, वहाँ की राजनीति पर, वहाँ के कानूनी ढांचे पर कब्जा था। उसके बाद में पूंजीपति वर्ग अस्तित्व में आते हैं जिनका बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर कब्जा रहता है। तो उन्हीं पूंजीपतियों के हित में ही राज्य के द्वारा शासन किया जाता है। उनका ही देश की राजनीति पर, देश के कानून पर और देश के धार्मिक संबंधों पर कब्जा होता है। तो ये बताता है कि भौतिक संबंधों में जो परिवर्तन आता है उसी के आधार पर समाज में परिवर्तन आता है। अब इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले है, इसकी पहली विशेषता है आंगिक एकता। आंगिक एकता के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है। इसमें वस्तुएं और घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रकृति के सभी जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्रकृति के अंदर एक आंगिक एकता पाई जाती है। एक वस्तु के अंदर परिवर्तन आता है तो विश्व की घटनाओं में भी परिवर्तन आता है। एक वस्तु में परिवर्तन दूसरी वस्तु में परिवर्तन को जन्म देता है। प्रकृति एक टोटलिटी है जिसमें एक जगह घटित घटनाएं दूसरी घटनाओं को प्रभावित करती हैं और ये घटनाएं भौतिक जगत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं। ये कहता है गतिशीलता। भौतिक जगत गतिशील है, पदार्थ गतिशील है, इसमें परिवर्तन होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ चीज़ें पैदा और विकसित होती रहती हैं। विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर विकासशील है। और परिवर्तनशीलता के बारे में ये कहता है कि ये जो समाज में जो परिवर्तन नज़र आता है उसका प्रेरक है आर्थिक शक्तियाँ। इन आर्थिक शक्तियों में बदलाव होता रहता है तो सामाजिक जीवन में भी बदलाव होता रहता है। ये कहता है परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, दूसरे होते हैं गुणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, साधारण गति से होते हैं, लेकिन परिमाणात्मक परिवर्तन जब एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो एक झटके से गुणात्मक परिवर्तन होता है जिसमें क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। पुरानी चीज़ें नष्ट होकर नई चीज़ों में बदल जाती हैं। जैसे ये बताता है पानी गर्म हो रहा है, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ये परिमाणात्मक परिवर्तन है। लेकिन
जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो जाता है तो वो भाप में बदल जाता है, एक झटके से वो भाप में बदल जाता है। तो ये भाप में जो बदलना है ये गुणात्मक परिवर्तन है। पांचवा ये बताता है क्रांतिकारी प्रक्रिया। गुणात्मक परिवर्तन के आने को क्रांतिकारी प्रक्रिया माना जाता है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे से नहीं होता, अचानक होता है। ये कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो मजदूरों का शोषण जो हो रहा है उनमें मजदूरों के अंदर विरोध पनप रहा है, ये परिमाणात्मक परिवर्तन है। वो विरोध एक दिन इस स्तर पे पहुंच जाएगा कि मजदूर वर्ग क्रांति कर देगा। वो क्रांति, मजदूर वर्ग की वो क्रांति गुणात्मक परिवर्तन लाएगी, वो एक झटके से होगी। ये कहता है नकारात्मक और सकारात्मक संघर्ष चलता है। ये कहता है हर वस्तु में अंतर्विरोध होता है, नकारात्मक और सकारात्मक पहलू होते हैं, और दुनिया का जो विकास है इस संघर्ष का ही परिणाम है। दुनिया में जो विकास हमें दिखाई देता है वो संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। द्वंद्वात्मक विकास जो है उसके कुछ, ये विकास के कुछ नियम मानता है। इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? पहला है विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। यह बताता है कि हमें हर वस्तु जो एक दिखाई देती है, एकताबद्ध दिखाई देती है, उसमें भी विपरीत पहलू होते हैं और उन विपरीत पहलुओं में निरंतर संघर्ष भी चलता रहता है। एक जैसे उदाहरण देता है कि जैसे हमें पूंजीवादी जगत हमें दिखाई देता है। इस पूंजीवादी जगत में श्रमिक और पूंजीपति एक सी उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित हैं। मजदूर एक ही उसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जिसका मालिक पूंजीपति है। तो पूंजीपति समाज हमें एकताबद्ध दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पूंजीपति के हित अलग है और श्रमिक के हित अलग है। पूंजीपति श्रमिकों से संतुष्ट नहीं है और श्रमिक पूंजीपति से संतुष्ट नहीं है। दोनों उत्पादन की एक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, एकताबद्ध दिखाई देते हैं, लेकिन उस एकता में भी विरोध पाया जाता है। पूंजीपति और श्रमिकों के हित में विरोध है। तो विपरीत जो हैं, विपरीतों की हमें एकता दिखाई देती है, लेकिन उनमें संघर्ष विद्यमान होता है। ये चुंबक का उदाहरण देता है कि चुंबक होती है, चुंबक एक दिखाई देती है, लेकिन चुंबक के दो विरोधी ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उस चुंबक के आप टुकड़े कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि एक उत्तरी ध्रुव रहेगा, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा दक्षिणी ध्रुव रहेगा। उस टुकड़े में भी फिर वापस विरोध उत्पन्न हो जाएगा, एक उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, एक दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये कहता है कि हर जिस वस्तु में हमें एकता दिखाई देती है उसमें विपरीत लोग स्थिति होती है और उनमें संघर्ष विद्यमान होता है। जैसे श्रमिक और पूंजीपति एक दूसरे के विपरीत चरित्र होते हुए भी एकताबद्ध पूंजी समाज का निर्माण करते हैं, लेकिन उनमें परस्पर संघर्ष विद्यमान होता है। ये जो संघर्ष है इसमें धीरे धीरे पहले परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का जो ये नियम बताता है, कहता है कि ये जो श्रमिक और पूंजीपतियों में जो संघर्ष है, ये संघर्ष शुरू में धीरे धीरे परिमाणात्मक होता है, धीरे 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 विरोध बढ़ता जाता है, लेकिन ये परिमाणात्मक परिवर्तन जब एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है तो गुणात्मक परिवर्तन अर्थात क्रांति में बदल जाता है। श्रमिकों का ये जो विरोध है, श्रमिकों का जो ये अंतर्विरोध है, श्रमिकों का ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष, ये विरोध, ये असंतोष जब एक निश्चित सीमा पर पहुंच जाता है, एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है, चरम पर पहुंच जाता है, तो उस समय ये असंतोष क्रांति का रूप ले लेता है। एक झटके से पूंजीपति वर्ग का नाश कर दिया जाता है। एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये पानी का, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि पानी जो है वो गर्म होता रहता है, गर्म होता रहता है, लेकिन जब वो 100 डिग्री गर्म हो जाता है तो वो भाप में बदल जाता है। तो ये कहता है कि इसके द्वारा मार्क्स ये कहता है कि क्रांति अवश्यंभावी है। पूंजीवादी युग में मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है, मजदूरों में असंतोष भी बढ़ रहा है। यह असंतोष जब एक सीमा निश्चित बिंदु पे पहुंच जाएगा, चरम बिंदु पे पहुंच जाएगा, तो क्रांति अवश्य होगी। तो इसके माध्यम से वह क्रांति की अनिवार्यता को सिद्ध करता है कि क्रांति तो होकर रहेगी। यह पुरातन सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करके नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित होगी। निषेध का नियम ये द्वंद्वात्मक पत्रिका के अनुसार कहता है कि कोई भी चीज़ शुरू के अंदर जब आती है तो वह साधारण स्थिति होती है, फिर उसका विरोध उत्पन्न होता है, निषेध उत्पन्न होता है, वो निषेध का भी फिर बाद में निषेध उत्पन्न हो जाता है, तो जिसमें पुरानी वस्तु नष्ट हो जाती है और नई वस्तु अस्तित्व में आ जाती है। इसे कहता है वह निषेध का नियम। निषेध का नियम ये कहता है कि विरोधी शक्तियों के टकराव से मूल चीज़ का निषेध हो जाता है और जो नई चीज़ पैदा होती है वो अधिक शक्तिशाली और उन्नत होगी। पूंजीवादी व्यवस्था आएगी, उसके अंदर क्रांति होगी और सर्वावर्ग का अधिनायकत्व आएगा। फिर उसके पश्चात एक अधिक उन्नत अवस्था आएगी जिसे साम्यवाद का नाम वह देता है, जो अधिक शक्तिशाली और अधिक उन्नत होगी। अब हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना देखते हैं। पहली, आत्मा तत्व की घोर उपेक्षा। मार्क्स ने कहा है कि पदार्थ जो है वही मूल तत्व है, लेकिन वह इंद्रियों से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो आत्मा तत्व है, उसको वह स्वीकार कर देता है। आत्मा की हमें अनुभूति अवश्य होती है,
चेतना और विचारों की हमें अनुभूति होती है। तो मूल पदार्थ चेतना है। चेतना जगत जो है विश्व में परिवर्तन लाता है, पदार्थ परिवर्तन नहीं लाते हैं। दूसरा, भौतिकवाद की धारणा स्पष्ट और गुप्त है। मार्क्स कहता है कि भौतिक जगत अर्थात पदार्थ ही महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन पदार्थों में गतिशीलता कैसे उत्पन्न होती है। पदार्थों में ये कहता है परिवर्तन वस्तु का स्वाभाविक गुण है, वस्तु का स्वाभाविक गुण है। ये स्वाभाविक गुण क्यों उत्पन्न होता है ये स्पष्ट नहीं कर पाता है। पदार्थ क्यों गतिशील होता है, पदार्थों में परिवर्तन क्यों होता है, ये मार्क्स स्पष्ट नहीं कर पाता। तीसरा, ये अत्यंत भौतिकवादी दर्शन है। अगर धन को, उत्पादन संबंधों को, अर्थव्यवस्था को ही हम मूल चीज मान लें, भौतिक संतुष्टि को ही सब कुछ मान लें, जैसा कि मार्क्स कहता है, तो हमें विश्व के अंदर कहीं भी जो है नैतिकता के, धर्म के, आध्यात्मिकता के दर्शन नहीं होंगे। मानव जीवन में ये कहता है कि भौतिक संतुष्टि ही सब कुछ है, मानसिक संतुष्टि कुछ भी नहीं है। तो ये सिद्धांत तो गलत है, ये केवल भौतिकवाद को जन्म देता है। नैतिकता, मूल्य, आध्यात्मिकता, धर्म, इन सब तत्वों की ये उपेक्षा कर देता है। चौथा है चेतना द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन। जो हम बात करते हैं, मार्क्स ये कहता है कि जड़ पदार्थ चेतना का संचालन करते हैं, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि मानव का मस्तिष्क, मानव के विचार, मानव की चेतना ही उत्पादन संबंधों को निर्धारित करती है, इस संसार का निर्माण करती है। चेतना के द्वारा जड़ शक्ति के संचालन के उदाहरण हमें विश्व में नजर आते हैं, लेकिन धन के द्वारा, उत्पादन संबंधों के द्वारा, भौतिक पदार्थों के द्वारा चेतना के संचालन के उदाहरण नजर नहीं आते। अगर धन ही सब कुछ है तो ऋषि मुनि, जिन व्यक्तियों ने इस संसार को त्यागा, एक नए जीवन का विचार उन्होंने दिया, जिन्होंने वेदों की रचना की, अगर भौतिक संतुष्टि सब कुछ होती तो इस संसार में परिवर्तन नहीं आ पाता, संसार में अराजकता हमें दिखाई पड़ती। तो चेतना जड़ का संचालन करती है, जड़ पदार्थ चेतना का संचालन नहीं करते हैं। पांचवा जो कार्ल मार्क्स का विचार है, कम्युनिस्टों का जो विचार है कि द्वंद्वात्मक पत्ति का विकास ये केवल एक कपोल कल्पना मात्र है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का सहारा कार्ल मार्क्स ने केवल क्रांति की अनिवार्यता को सिद्ध करने के लिए, साम्यवाद को लाने के लिए केवल इस विचार का प्रयोग किया है। ये केवल एक कपोल कल्पना है। जो गेहूं के दाने का वो उदाहरण देता है, गेहूं के दाने का विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, स्वतः होता है। इसमें कहीं भी भौतिक पदार्थ का कोई रोल नहीं है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का कोई रोल नहीं है। छठी, हम इसकी आलोचना में ये कह सकते हैं कि मार्क्स ने जो उदाहरण दिए हैं वो केवल दृष्टांत मात्र हैं, प्रमाण नहीं है। कोई उसने इतिहास से उठा के प्रमाण नहीं दिया कि ये इतिहास के अंदर ये घटना हुई और उसके पीछे ये कारण रहे। कैसे मान लिया जाए कि भौतिक जगत के जो नियम काम करते हैं वो मानव समाज में भी काम करते हैं। दरअसल मार्क्स की जो रुचि थी वो केवल अपने दलीय हितों में थी। इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर वह अपने सर्वहारा दल की, अपने क्रांति की योजना तैयार करना चाहता था। वो इतिहास के अध्ययन का मार्गदर्शन करना चाहता था और अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की सिद्धि करना चाहता था। तो इस फार्मूले का उसने उपयोग किया है। महत्व क्या है? दरअसल मार्क्स जो है नए समाज की स्थापना के औचित्य को सिद्ध करना चाहता था। इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंदर आधार पर वो बताता है कि पूंजीवाद नष्ट होगा, समाजवाद आएगा। गुणात्मक परिवर्तन के आधार पर वो कहता है कि जब मजदूरों का शोषण एक विशेष सीमा तक चला जाएगा, उस समय श्रमिकों की संख्या और शक्ति बढ़ चुकी होगी और श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी करेगा और पूंजीवाद का अंत होगा। तो वह सुधारवाद के स्थान पर क्रांति की अनिवार्यता सिद्ध करना चाहता है। वह ये बताता है कि प्रत्येक पदार्थ में अंतर्विरोध होता है, वह अंतर्विरोध ही समाज के विकास का कारण बनता है। पूंजीवाद में खुद में अपने विनाश के बीज निहित होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है, किसका कथन है कि पूंजीवाद अपने विनाश के बीज स्वयं बोता है, उस पूंजीवाद में अपने विनाश के बीज स्वयं निहित होते हैं। ये कार्ल मार्क्स का कथन है। दरअसल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में भौतिक जगत के महत्व को, भौतिक जगत को महत्व देकर, भौतिक पदार्थों को महत्व देकर कार्ल मार्क्स ने जो उस समय धर्मांधता थी, रूढ़िवादिता थी, धार्मिक आडंबर थे, उन पर कड़ा प्रहार किया। मध्य यूरोप जो था, मध्यकालीन जो यूरोप था, उसके युग को अंधकार का युग कहते हैं, क्योंकि हर जगह धर्म की छाप दिखाई पड़ रही थी, धर्मांधता का बोलबाला था। उस जगह मार्क्स जो है भौतिक जगत का महत्व प्रतिपादित करके संसार का महत्व प्रतिपादित करता है, पाखंड का विरोध करता है, अंधविश्वास का विरोध करता है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। आपका जो असाइनमेंट है वो है कि आप कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की समालोचनात्मक विवेचना करेंगे। आपके उस असाइनमेंट को आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप समस्या भेज सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयत्न हमारे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।